एमपीटेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, सारी 1 बाय 1 स्टेप को समझेंगे। किन गलतियों से बचना है, किन कारण से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सवाल क्वालिफिकेशन को लेकर कि डीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं या बीएलएड वाले हैं, एनआईओएस से डीएलएड करा हुआ है तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है और क्या एलिजिबल हैं एनआईओएस वाले, क्या फॉर्म भर सकते हैं। हर चीज का जवाब आपको मैं दूंगा, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा काफी जल्दी और आपका समय बचाकर पूरी स्टेप्स में आपको बताऊंगा। हर चीज बारीक बारीक तो यहां पे बताना बड़ा मुश्किल है। जो चीजें आप आराम से फिलअप कर पाएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जहां ध्यान रखना है उन चीजों पर हम अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर है। आपको इसके लिए जो है ये तो 1 अक्टूबर संशोधन की शुरू हो जाएगी। 15 दिन आपको मिले हैं मात्र फॉर्म भरने के लिए, तो 15 अक्टूबर तक आपको इसका फॉर्म भरना है। हालांकि अगर कोई संशोधन करना है तो आप उसको कर सकते हो, 20 अक्टूबर तक का टाइम है और इसके जस्ट 20 दिन बाद यानी 10 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है। ठीक है, और याद रखना कि संशोधन में भी आपको यहाँ पे किसी प्रकार की चीज रहती है, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन भरने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको पोर्टल का जो चार्ज है वो सारी चीजें आपकी और अलग से रहेंगी। चलिए, आप ईएसबी के वेबसाइट पे जाएंगे, इंग्लिश या हिंदी किसी पर भी क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको ऑनलाइन फॉर्म दिख जाएगा, प्राइमरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे, बताता हूं, तो आप सबसे पहले एक चीज समझना, जितनी भी परीक्षाएं आजकल चल रही हैं, आपको सबसे पहले एक अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहें तो ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ताकि आगे भी अगर आपको दूसरी परीक्षाएं देनी है तो वही रजिस्ट्रेशन आपको काम आ जाए। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, ओटीपी के माध्यम से वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, हो सकता है कि आपने 3-4 साल पहले अकाउंट बनाया हो, इस बीच में आपने डीएड या डीएलएड या कोई भी अपनी बीएलएड कोई डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, आपको उसको अपडेट करना है, तो एक तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा और अगर कोई अपडेशंस करने हैं तो आपको अपडेट उसको करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करा है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन यहां पर सबसे पहले करना है। रजिस्ट्रेशन होगा, सारे ओटीपी और हर चीज के माध्यम से आपका सब कुछ उसमें वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यानी अकाउंट क्रिएशन। आपको अपना अकाउंट सबसे पहले बनाना है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाएंगे, लिंक पर क्लिक करते हुए आप पहुंचेंगे तो एक तो उपलब्ध सेवाएं आएगा और उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, तो आप प्रोफाइलिंग पे जाएंगे। ठीक है, यहां सभी को जाना है। फिर इसके बाद जब आप महत्वपूर्ण लिंक पर यहां पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको आ जाएगा प्रोफाइल पंजीयन। आपसे पूछेगा कि भैया पहले तुम्हारे पास है क्या, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो आपको, जैसा मैंने कहा, एक्टिव करना है या आपको कोई मॉडिफिकेशंस करने, उसकी प्रक्रिया चालू होगी। नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा नए सिरे से प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब चीजें अपने आप आएंगी। तो आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी यहां पर डालेंगे और ये कैप्चा 1+1 या जो भी रहेगा वो करके ओटीपी आएंगे, तो ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओटीपी आएंगे, उनको यहां डालेंगे तो वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया। आगे भी सारे अपडेट्स आपको उसी मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपको प्राप्त होते रहेंगे, है ना। तो यहां पर आपने ओटीपी डाल दिए और मैं आपको बीच बीच में इस तरीके से क्लियर स्क्रीन करके भी दिखाते रहूंगा। तो क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, हाँ या नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर आप अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहां पे कैप्चा फिलअप करके और यहां से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आधार क्रमांक है। आजकल देखिए, आधार जो है वेरिफिकेशन वो कंपलसरी है। एग्जाम सेंटर्स में भी आपको जाना है तो वो आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो रहेगा। तो आप यहां पे सारी चीजों का सत्यापन पहले ही कर लेंगे, यानी वेरिफिकेशन पहले ही करवा देंगे। हाँ पे आपने क्लिक करा, केवाईसी आपका ओटीपी आएगा, बायोमेट्रिक का सत्यापन होगा और आप ही करेंगे। ये कॉमन प्रोसेस है जो करना है और 1 बाय 1 अपने आप चीजें बहुत स्मूथली आगे बढ़ती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष समस्याएं नहीं है। अपना आधार नंबर डालेंगे, यहां पे टिक मार्क आपको जरूर करना है, वापस से कैप्चा फिलअप करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जनरेट ई केवाईसी आएगा। ओटीपी आप यहां पे भरेंगे, डिटेल्स आप यहां पे टिक मार्क जरूर करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपका आ गया प्रोफाइल पंजीयन। अगर आपका पहले से है बना हुआ तो आपको सारी डिटेल्स दिखा देगा, नहीं है तो आपको सारी चीजों को फिलअप करना है। तो आवेदक का नाम, पति या पिता का नाम, जन्म तिथि 10th की मार्कशीट के हिसाब से, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उपनाम अगर आपका है ना, जेंडर यहाँ पे आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा, अपना एड्रेस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिव्यांगता विवरण, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो वो अपनी सारी चीजें यहाँ पे करेंगे, हैं तो हाँ, नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। अगर है तो किस प्रकार की दिव्यांगता है उस पर आप जाएंगे, वैवाहिक, मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक है, एड्रेस आपका आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद पासवर्ड हेतु आपको मोबाइल नंबर और ईमेल, जो मैंने आपसे पहले ही कहा, है ना। डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए तो आपको अपना कोई एक बॉडी मार्क, है ना, जनरली जैसे तिल है या कोई भी चीज है तो आप उसकी डिटेल देंगे कि क्या है। इसके आगे बायोमेट्रिक के लिए फिर आपका फिंगर बायोमेट्रिक में कोई समस्या तो नहीं है। कई बार कई लोगों को होता है कि कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या उंगली ही कटी हुई है, बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पे लिखे। अगर कोई दिक्कत नहीं है बायोमेट्रिक में तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपको बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है नहीं। अगर कोई समस्या है तो हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रीजन चुनने पड़ेंगे कि चर्म रोग है, बायोमेट्रिक मशीन में उंगलियों के छाप नहीं आते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं पर ही आएगा। फिर आप अपना घोषणा पंजीकृत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अब अगर ई केवाईसी और फॉर्म संशोधन की प्रक्रिया पे आते हैं, तो अगर आपको कोई अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, चेंजेस करने, तो वो आप कर सकते हैं। सारी चीजें उसी प्रकार की यहां पर रहेंगी। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म हो गया, पंजीकरण फॉर्म में संशोधन हो गया, भूल गए हैं पासवर्ड और सारी चीजें, तो यहां पर आप बढ़ेंगे। तो संशोधन अगर आपको करना है, सारे ऑप्शन उसी प्रकार के खुलेंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिलअप करेंगे और संशोधन सब वही प्रक्रिया जो मैंने बताई, ई केवाईसी और सारी चीजें, और यहां सारी डिटेल्स फिलअप होंगी जो जो आपने पहले भरा है। यहां हमने सब हाइड कर दिया है, यहां सब चीजें लिखी हुई हैं। तो पिछड़ा वर्ग, पुरुष है ना, मूल निवासी हैं, तो ये सब टिक मार करा हुआ आएगा। अब आपको जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहां करके और आगे चल के सारी चीजें वो आपको दिखा देगा। आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका पूरा जो पंजीयन है, प्रोफाइल है, वो सब कुछ यहां दिखा देगा। अच्छे से चेक कर लीजिए। एक आपको पता होगा कि व्हाइट पेपर पे, प्लेन पेपर पे आपको खुद के हैंड रिटन यहां पे देना पड़ता है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं, घोषणा करते हैं कि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये एक मैटर होता है, आप इसको भले नोट कर लें अगर नए बच्चे हैं, और इसको आपको एज इट इज कागज पर लिखकर अपलोड करना पड़ेगा। हैंड रिटन ये हमेशा अपलोड करना पड़ता है ना। बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब हो गया। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सब प्रक्रिया होने के बाद आप आएंगे फॉर्म फिलअप पे। तो नए बच्चों को सीधा रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीयन करना है और फॉर्म फिलअप पे आना है। जो पहले से अगर उन्हें कोई एक्टिव करना है, संशोधन करना है, फिर अगर चाहिए तो, अदरवाइज फिर आप फॉर्म फिलअप पे आएंगे, है ना। तो फॉर्म फिलअप पे जाएंगे, उपलब्ध सेवाओं में आप जाएंगे और यहां पे आपको आवेदन पत्र दिख जाएगा, इसमें आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों को पहले आपको ओके करते जाना है। वही अपना पंजीयन क्रमांक, जन्मतिथि, कैप्चा फिलअप करेंगे, सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे। जो चीजें पंजीयन में आप ऑलरेडी डाल चुके हैं वो सब यहां आ जाएगी। फोटो सिग्नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे फोटो सिग्नेचर में गलती करते हैं, है ना। तो वो एक आप ध्यान रखिए कि फोटो प्लेन बैकग्राउंड पर हो, चश्मा ना हो, टोपी ना हो, गमछा ना हो, मफलर ना हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं कि आपका फेस क्लियर हो, सामने हो, प्रॉपर प्रोफेशनल स्टूडियो की फोटो हो, मोबाइल से कुछ भी खींची हुई फोटो ना हो, आप इधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इस प्रकार की ना हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है जिससे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो फोटो स्पष्ट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, फेस टू फेस यानी कैमरे को आप देख रहे हो, और सिग्नेचर में भी आप वही ध्यान रखें। तो जो डिटेल्स पहले से है वो सब यहां आ जाएंगी। जो बेसिक डिटेल्स है, आपका एड्रेस, जेंडर, कास्ट, नाम, पापा का नाम, वो सब चीजें आपकी आ जाएंगी, है ना। वो सब यहां आपको दिखा देगा। यहां आप इन चीजों में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, है ना, ये क्योंकि आपने पंजीयन में जो डाला है इनमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये सब होने के बाद फिर आपसे कुछ चीजें आगे और मांगेगा। ये सब चीजें आपको एक बार दिखा देगा कि अच्छे से देख लो भाई, ये सब चीजें आपकी परमानेंट आपने डाली हुई है। फिर इसके अलावा अन्य दस्तावेज हैं, है ना। आप भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग में है ना, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये सब कोई ऑलरेडी किसी सर्विस में है ना, अतिथि शिक्षक के तौर पे आप कहीं काम कर रहे हैं, ये हाँ ना में आपको ये बेसिक जानकारी देनी है ना। ये सारे आप पढ़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस ऑप्शन को चुनना है। मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से और जल्दी से समझा देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें, जो पहला ऑप्शन है आपका, यहां पे आप जाएंगे कि शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में आप उत्तीर्ण हैं, अंतिम वर्ष में। जो अंतिम वर्ष में है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, चाहे डीएलएड हो, ठीक है, या फिर आपका बीएलएड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर होना चाहिए। तो आप यहां सिलेक्ट पे क्लिक करके यस नो जो भी है वो करेंगे। अब इनमें से आपको चुनना है। देखो, पहला है कि 12th में, हायर सेकेंडरी में कम से कम 50% मार्क्स तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा है, डीएलएड, वो है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर ये आपकी योग्यता है तो ए पर टिक कर देंगे। अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आता है कि 12th में 50% तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2002, जो पहले के उस जमाने में 2002 के नियम के अनुसार जिन्होंने उस समय डीएड किया हुआ है, वो अगर यहां पर हैं तो वो अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहां पे टिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, एक ही चुनना है आपको, एक ही चीज आपके पास होगी इनमें से। 12th में आपके पास 50% है तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक उपाधि यानी बीएलएड अगर आपका है तो आप यहां पे टिक करेंगे। और आगे चलते हैं। 50% 12th में तथा शिक्षा शास्त्र, जो विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन में जिन लोगों ने शिक्षा शास्त्र यानी बीएड डीएड आपका करा हुआ है, तो डिप्लोमा, वो बच्चे, वो लोग यहां पे टिक मार करेंगे। इसके अलावा अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फिर आपके कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है। और साथ में आप शिक्षा में 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा है तो वो आप प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएड करा हुआ है तो आप यहां पे टिक करेंगे। इसके बाद अगर संस्कृत पाठशाला और ये है तो आप यहां पर आ जाएंगे। ये आपको बात समझ में आई। अब सबसे बड़ा एक सवाल सबसे ज्यादा मुझे दिखता है कि सर एनआईओएस से हमने डीएलएड करा हुआ है या डीएड डीएलएड जो भी आपका है वो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो अभी एक विवादित है, मतलब अभी उसमें कोर्ट में ऑलरेडी उस पर चल रहा है कि क्या करना है उन सभी विद्यार्थियों का। तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो मान्य है नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब क्या करें? तो इस केस में एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी रिस्क पे थोड़ा सा चांस लेके उसमें आप फिलअप कर दीजिए। इनमें से जो ऑप्शन सटीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप जाएं। और डीएड है ना, डीएलएड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज करके आप आगे बढ़ें। अगर आगे फेवरेबल डिसीजन आता है, अगर कोर्ट की तरफ से आता है कि ठीक है भाई इनको भी माना जाए, तो आपको हरी झंडी मिल जाएगी। अगर नहीं माना जाएगा तो फिर आपको इसमें
एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो रिस्क ही ली जा सकती है और इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, यही मेरा सजेशन है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में कहीं कोई स्पष्ट बात नहीं है। तो रिस्क या एक चांस लिया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। के सारे ऑप्शंस हुए। फिर आप पात्रता परीक्षा में आप भाषा 1 में क्या चुनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। भाषा 2 में क्या चुनेंगे, ठीक है। आपके द्वारा कक्षा 12वीं में किस माध्यम में उत्तीर्ण की गई है, आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कराने में कितने सक्षम है ना। ये सारी बेसिक चीजें आप पढ़ के ही समझ जाओगे कि क्या करना है इसमें, है ना। आपसे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स का प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा कि आप कौन से एग्जाम सेंटर्स को अपनी प्राथमिकता में रखना चाहते हैं। 1 2 3 4 4 ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे। घोषणा पत्र पे क्लिक करिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन ही दिखा देगा, जो आपने यहाँ पे सब कुछ फिलअप किया है, आप अच्छे से चेक करिए, आपको लगता है सब कुछ सही है, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट जरूर ले लिया करो या पीडीएफ जरूर रख लिया करो। इसके बाद आपको बस पेमेंट की प्रोसेस पे बढ़ना है, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो बहुत विशेष नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, आराम से अच्छे से भरिए। बस ध्यान रहे कि अगर आप किसी और से फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब चीजें अपनी हो, ताकि आपके पास अपडेट्स आए। नहीं तो कोई और फॉर्म भर देता है, पता ही नहीं चल पाता है, अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं और दिक्कतें फिर हमें आती हैं। तो किसी से फॉर्म फिलअप आप कराएं, दिक्कत नहीं है, डिटेल्स अपनी दें, मोबाइल, ईमेल आईडी सब अपना होना चाहिए, ताकि अपडेट्स आपको मिले। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,